नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत के बारे में, जिसमें हम दोस्तों कनाडा तक जो है पढ़ चुके थे। और ये छोटे छोटे यानी दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, रूस और फ्रांस जो है रह गए थे। इनसे दोस्तों दो दो तीन तीन पॉइंट जो है लिए गए थे। तो पहले इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी अनुसूचियों वाला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले संविधान के जो स्रोत का टॉपिक आधा बचा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो हमने जाना था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था, लेकिन इनमें से जो है केवल 10 देशों को जो है चुना था। तो जिनमें से दोस्तों हम 5 देशों के बारे में कल पढ़ चुके थे और बाकी जो 5 बचे हैं उनको जो है आज करने वाले हैं। तो कौन कौन से 5 देश हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। एक तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है ये 2 पॉइंट जो है लिए गए हैं। तो कौन कौन से 2 पॉइंट हैं इनको लिख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरा क्या है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। याद रखें दोस्तों, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इन दोनों पॉइंटों को कहाँ से लिया गया है, तो इन दोनों पॉइंटों को जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों जापान। जापान से केवल एक पॉइंट लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान, जापान की यदि बात की जाए तो यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यदि बात करते हैं दोस्तों जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। जर्मनी, जर्मनी की यदि बात की जाए तो जो आपातकाल की प्रक्रिया है तो इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको जर्मनी से जो है लिया गया है। लेकिन आपातकाल लगाने की शक्तियों की बात की जाए तो उनको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, उनको लिया गया है, कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं रूस की। रूस से जो है क्या क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक आदर्श। कौन कौन से 3 न्यायिक आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या न्याय। इन तीनों न्यायों को कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से जो है लिया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों कौन कौन सी प्रक्रिया ली गई हैं, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना, और क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और क्या लिया गया है मौलिक कर्तव्य के बाद, न्यायिक आदर्श। न्यायिक आदर्श की यदि बात की जाए तो इनको कहाँ से लिए गए, इनको रूस के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से 3 न्यायिक आदर्श है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और कौन सा है दोस्तों, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन तीनों आदर्श न्याय को जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से। अब बातें हैं फ्रांस से। फ्रांस से जो है क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस की यदि बात करते हैं तो गणतंत्रात्मक प्रक्रिया और प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, बंधुत्व, तो इन तीनों को कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश से जो है लिया गया है और प्रस्तावना में जो है इनको जोड़ा गया है। तो लिखेंगे दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की यदि बात की जाए तो क्या क्या जो है लिया गया है,
गणतंत्रात्मक। और क्या लिया गया है दोस्तों प्रस्तावना में? प्रस्तावना में क्या क्या? समानता, समानता, स्वतंत्रता, और क्या लिया गया है दोस्तों बंधुत्वता, बंधुत्व। तो इन तीनों शब्दों को कहाँ से लिया गया है? तो इन तीनों शब्दों को लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। आप दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी जो हमारा कल का टॉपिक था संविधान के स्रोत, तो 5 देश बचे थे जिनसे जो है कौन कौन सी चीज़ यानी कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई थी, इनके बारे में हमने जाना। जैसे दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है, इन दोनों को कहाँ से लिए गए? तो इन दोनों को दक्षिण अफ्रीका देश से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों जापान। जापान से यदि बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है जापान के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ से आपातकाल, यानी जो भारत में आपातकाल है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी देश से। और रूस की यदि बात की जाए तो यहाँ से पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक आदर्श। और ये न्यायिक आदर्श कितने हैं? 3 हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन तीनों प्रक्रियाओं को जो है रूस के संविधान से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना। प्रस्तावना के जो ये 3 शब्द है समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्वता, इन दोनों प्रक्रियाओं को कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस देश से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनुसूचियाँ, जो आज का हमारा टॉपिक है। अनुसूचियाँ जो है आज का हमारा टॉपिक है, इसकी हमने जो है यहाँ पे हेडिंग डाल ली है। तो दोस्तों आप सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9, 10, 11 और 12। इनको जो है कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया और कौन कौन से संविधान जो है संशोधन किए गए थे और इनमें किन किन विषय को जो है जोड़ा गया था, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 1 यानी शेड्यूल्स 1 की बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों भारत संघ, उसका क्षेत्र नाम, क्षेत्र का वर्णन, इसके बारे में जो है बताया गया। यानी अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत संघ, भारत में कितने राज्य हैं, उसका क्षेत्रफल के बारे में, उनके नाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया व क्षेत्र का वर्णन, इन सभी के बारे में अनुसूची 1 में जो है बताया गया है। अनुसूची 1 में बताया गया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। और अनुसूची, तो दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर अनुसूची 2 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूची। मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में जो है दोस्तों 12 अनुसूचियाँ। कितनी? 12 अनुसूचियाँ। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो अनुसूची 1 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई थी? इसमें कहा गया है भारत संघ, उसका क्षेत्र नाम, क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है बताया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों भारत संघ, भारत संघ, उसका राज्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्र नाम, क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्र का वर्णन, किसका दोस्तों? क्षेत्र का वर्णन, इन सभी के बारे में अनुसूची 1 में जो है बताया गया है। अब भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो यदि राज्य की बात की जाए तो भारत संघ में 28 राज्य हैं। और यदि यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 8 यूटीज है। याद रखें दोस्तों, इनके बारे में जो है अनुसूची 1 में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 2 की बात करते हैं, यानी शेड्यूल 2 में क्या कहा गया है। तो इसमें अनुसूची 2 के माध्यम से कहा गया है, इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है जानकारी दी गई। अब किसके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में बताया गया, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, क्या यानी नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक, इन सभी के दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जानकारी दी हुई है। अनुसूची 2 के माध्यम से जो है इनके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में जो है बताया जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची 2, अनुसूची 2 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। तो अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में, वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में दोस्तों, वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। किसके बारे में, भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। अब ये वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया, लेकिन किसके वेतन, भत्ते एवं पेंशनों के बारे में बताया गया। तो लिखना स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट। राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राज्यपाल। फिर आते हैं दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। और फिर क्या आता है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभा, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हो जाते हैं। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अब बात आती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को आते हैं दोस्तों कैग, CAG यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है बताया गया है। अब तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। दोस्तों अनुसूची 2 की हम बात करते हैं तो अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है अनुसूची 2 में जो है जानकारी दी हुई है। आप किसके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन व भत्ते जो है दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, राज्यपाल को, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, क्या की यदि बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इन सभी को जो वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं वह अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 3, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया, यानी शपथ किन किन को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। जैसे केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, सांसद यानी जो संसद के सदस्य होते हैं सांसद, विधायक, MLA, MLC, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का जो है प्रारूप एक जैसा है। तो दोस्तों इन सभी को जो है जो शपथ यानी ओथ का प्रक्रिया है वह किस अनुसूची के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ ग्रहण जो है कराई जाती है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इन सभी को अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 3 में किसके बारे में बताया गया, शपथ के बारे में, शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया। अब किस किस को जो है दिलाई जाती है, तो लिखेंगे केंद्रीय मंत्री,
केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद जो कि लोकसभा का सदस्य होता है, सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आते हैं दोस्तों विधायक, विधायक जिसको दोस्तों एमएलए और एमएलसी दोस्तों विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और एमएलए जो है विधानसभा के सदस्य जो है होते हैं, जिनको विधायक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को क्या की यदि बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कैग एवं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कैग एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप एक जैसा है। याद रखें दोस्तों, एक जैसा है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया। अब किसको जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है, तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सांसद को, जिनको एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। विधायक यानी एमएलए जो है विधान सभा के सदस्य होते हैं, और एमएलसी जो है विधान परिषद के सदस्य जो है होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग एवं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा होता है। तो इन सभी को जो शपथ दिलाई जाती है वह अनुसूची 3 के माध्यम से जो है इन सभी को शपथ जो है दिलाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 4 की यदि बात करते हैं, तो इसमें अनुसूची 4 में किसके बारे में चर्चा की गई? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया। यानी अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में कितनी सीट आती है? 31 सीट आती हैं। महाराष्ट्र से 19 सीट आती हैं। तमिलनाडु से 18 सीट आती हैं। पश्चिम बंगाल से दोस्तों 16 सीट आती हैं। बिहार से 16, कर्नाटक से 12 सीट आती है। गुजरात से 11 सीट, आंध्र प्रदेश से 11 सीट, मध्य प्रदेश से 11 सीट और राजस्थान से 10 सीट जो है आती हैं। उड़ीसा से यदि बात करते हैं, उड़ीसा से 10 सीट आती हैं। केरल से 9 सीट, असम से 7, पंजाब से 7 सीट आती हैं। तेलंगाना से 7 सीट, झारखंड से 6 सीट, हरियाणा से 5 सीट और छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो यहाँ से भी 5 सीट जो है आती हैं। और दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में अपने सदस्य भेजते हैं। तो कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज हैं जहाँ से जो है राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं? तो पहला है जम्मू कश्मीर, जहाँ से जो है राज्यसभा में 4 सीट आती हैं। फिर है दोस्तों दिल्ली से जो है राज्यसभा में 3 सीट हैं। और एक है पुदुचेरी से जो है दोस्तों राज्यसभा में 1 सीट जो है जाती है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश से 3 सीट, उत्तराखंड से 3 सीट, गोवा से 1, सिक्किम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, नागालैंड से 1, मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, त्रिपुरा से 1 और मेघालय से 1। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम अनुसूची 4 यहाँ पे जो हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, याद रखें दोस्तों, सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया। अब एक एक करके लिखेंगे दोस्तों कौन से राज्य से जो है कितनी सीटें जो हैं आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है 31 सीटें आती हैं। कितनी दोस्तों? 31 सीट आती हैं। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र जो है 19 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 19 सीट भेजता है। यदि तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु जो है कितनी सीट भेजता है? तमिलनाडु जो है 18 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 18 सीट जो है भेजता है। फिर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से जो है कितनी सीट आती हैं? पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों 16 सीट भेजता है। और यदि बात की जाए बिहार की, तो बिहार राज्य जो है कितनी सीट भेजता है? तो बिहार भी जो है 16 सीट भेजता है। अब आते हैं दोस्तों बिहार के बाद आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो है कितनी सीट भेजता है? कर्नाटक से जो है राज्यसभा में कितनी 12 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? 12 सीट जो है आती हैं। अब गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों से जो है दोस्तों कितनी सीट आती हैं? 11 सीट आती हैं। तीनों से 11 सीट आती हैं। गुजरात से 11 सीट, मध्य प्रदेश से कितनी सीट आती हैं? 11 सीट आती हैं। और आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए, आंध्र प्रदेश से कितनी सीट आती है? आंध्र प्रदेश से भी जो है 11 सीट आती है। कितनी दोस्तों? आंध्र प्रदेश से 11 सीट आती हैं। फिर आते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की यदि बात की जाए तो यहाँ से कितनी सीट आती है? राजस्थान से यहाँ से आती हैं दोस्तों 10 सीट आती हैं। राजस्थान से कितनी दोस्तों? 10 सीट जो है आती हैं। फिर आता है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा की यदि बात की जाए तो यहाँ से कितनी? यहाँ से भी जो है 10 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? 10 सीट जो है आती हैं। अब आते हैं दोस्तों केरल। केरल की यदि बात की जाए तो यहाँ से कितनी सीट आती हैं? यहाँ से आती हैं दोस्तों 9 सीट आती हैं। कितनी? 9 सीट जो है आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असम की। असम से कितनी सीट आती हैं? असम से आती हैं 7 सीट। असम के बाद दोस्तों पंजाब की बात करते हैं दोस्तों। पंजाब से कितनी? पंजाब से भी 7 सीट आती हैं। तेलंगाना किससे कितनी आती हैं? तेलंगाना से भी जो है 7 सीट जो है आती हैं। कितनी? 7 सीट आती है तेलंगाना से। झारखंड की यदि बात की जाए, झारखंड 6 सीट आती हैं। झारखंड से कितनी? 6 सीट आती हैं। अब यदि बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा से कितनी सीट आती हैं? हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से जो है 5 सीट आती हैं हरियाणा से। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए, छत्तीसगढ़ से कितनी आती है? छत्तीसगढ़ से भी जो है 5 सीट आती हैं। अब इसके बाद दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, तो लिख लेते हैं इनको, एक जगह ही लिख लेंगे। जम्मू कश्मीर से 4 सीट आती हैं। दिल्ली से जो है कितनी? दिल्ली से 3 सीट आती हैं। और एक आती है पुदुचेरी से। कहाँ से? पुदुचेरी, यानी एक सीट आती है पुदुचेरी से। तो ये 3 सीटें जो है आती हैं यहाँ से। कितनी? ये 3 सीटें जो हैं आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये कितनी? 4 सीट जम्मू कश्मीर से आती हैं, 3 दिल्ली से आती हैं और एक आती है पुदुचेरी से। यानी 8 सीटें जो है इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है राज्यसभा में कितनी सीट भेजता है? हिमाचल प्रदेश जो है 3 सीट जो है भेजता है। कितने? 3 सीट भेजता है। अब बात करते हैं वो दोस्तों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड भी कितनी सीट भेजता है? उत्तराखंड भी जो है राज्यसभा में 3 सीट भेजता है। कितने? 3 सीट जो है भेजता है। यदि बात करते हैं गोवा की, गोवा कितनी? 1 सीट भेजता है। कितने? 1 सीट भेजता है। सिक्किम की यदि बात करते हैं, सिक्किम कितनी? 1 सीट भेजता है सिक्किम भी। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश कितनी सीट भेजता है? 1 सीट भेजता है अरुणाचल प्रदेश भी। अब यदि नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड कितने? नागालैंड भी 1 सीट भेजता है। अब बात करते हैं दोस्तों मणिपुर की। मणिपुर कितनी सीट भेजता है? 1 सीट भेजता है मणिपुर। मिजोरम की यदि बात की जाए, मिजोरम कितनी सीट भेजता है? 1 सीट भेजता है। त्रिपुरा की यदि बात की जाए, त्रिपुरा कितनी सीट भेजता है? त्रिपुरा 1 सीट जो है भेजता है। फिर आते हैं दोस्तों मेघालय कितनी सीट भेजता है? तो 1 सीट जो है भेजता है। ये आपको याद रखनी है। तो आप दोस्तों इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों अनुसूची 4 की यहाँ पर बात हो रही है। अनुसूची 4, तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया है, यानी कौन से राज्य में किस यूनियन टेरिटरी से जो है राज्यसभा में सीटें जो है आती हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है राज्यसभा में 31 सीटें भेजता है। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है
19 सीटें भेजता है राज्यसभा में। तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो ये 18 सीट भेजता है तमिलनाडु राज्यसभा में। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये जो है 16 सीट भेजता है। बिहार की बात की जाए तो बिहार से 16 सीट। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों 12 सीट। गुजरात की यदि बात की जाए तो गुजरात से 11 सीट। और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है 11 सीट। और आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है 11 सीट भेजता है। और राजस्थान की यदि बात करते हैं तो यहाँ से 10 सीट आती हैं। उड़ीसा की भी बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जो है 10 सीट आती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम केरल की। केरल कितनी सीट भेजता है? केरल जो है 9 सीटें भेजता है। असम की बात करते हैं, असम जो है 7 सीटें भेजता है। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब भी 7 सीटें भेजता है। तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो ये भी दोस्तों 7 सीट भेजता है। झारखंड की बात की जाए तो 6 सीटें भेजता है। हरियाणा की यदि बात करते हैं तो ये 5 सीटें भेजता है दोस्तों। हरियाणा जो है 5 सीटें भेजता है। और यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये कितनी, ये भी जो है 5 सीटें भेजता है। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जो है 5-5 सीटें भेजते हैं। और बात करते हैं 3 केंद्र शासित प्रदेश की जो कि राज्यसभा में जो है सीटें भेजते हैं। तो जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, दिल्ली से 3 सीटें और एक पुदुचेरी से, यानी ये तीनों मिलकर जो है 8 सीटें भेजते हैं राज्यसभा में। हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं? हिमाचल प्रदेश से जो है 3 सीटें आती हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड से 3 सीटें। गोवा की बात करेंगे, 1 सीट आती है गोवा से। सिक्किम से भी दोस्तों 1 सीट। अरुणाचल प्रदेश से भी 1 सीट। नागालैंड से 1 सीट। मणिपुर से 1 सीट। मिजोरम से 1 सीट। त्रिपुरा से 1 सीट और मेघालय से भी जो है 1 सीट। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना है कि राज्यसभा में जो है किसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी से जो है कितनी कितनी सीटें जो है आती हैं। तो दोस्तों इससे आगे की जो अनुसूचियाँ बची हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सभी को कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियोज़ में।